स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में हड्डी संबंधित रोग एवं उनका निदान। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद रंजन देव को। डॉक्टर आनंद, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब हम आज के दिन यानी 7 अप्रैल की बात कर ले। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस का मुख्य थीम जो है वो है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और इसी पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, चलिए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के 2 वर्ष उपरांत जो है इसी दिवस को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस की तरह से मनाना शुरू किए ऑफिशियली। इस दिवस का मेन मकसद जो है, जो मुख्य मकसद जो था वो था कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाए, उनमें जागरूकता लाया जाए स्वास्थ्य के लिए, और उनको इतना जागरूक किया जाए कि छोटी से छोटी बीमारी हो और बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो उनको स्वास्थ्य के लिए अपने कहाँ जाना है, उस बीमारी या उस तकलीफ़ के लिए वो पता हो। और WHO ने बखूबी ये भूमिका निभाई है। आज कहीं पर भी कोई भी महामारी फैलता है, चाहे वो गए दिनों में मलेरिया का रहा हो या पोलियो का रहा हो या फिर फाइलेरिया का रहा हो, और अभी बीते 2 वर्षों में जब कोरोना का जो पैंडेमिक हम लोग झेल रहे थे, तो इस पैंडेमिक को भी WHO ने बखूबी हाथों हाथ लिया और इसके रोकथाम में बहुत सराहनीय भूमिका WHO ने निभाया है। तो हम लोग WHO के भी थैंकफुल है। वी आर थैंकफुल टू WHO फॉर इट्स ग्रेट एफर्ट्स, एंड इसीलिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल जी हाँ, को। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये स्वास्थ्य दिवस मनाना आवश्यक है। और हम सभी सबका ये प्रयत्न रहता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहने के लिए हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, फल और अच्छी सब्जियों का सेवन करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जो है मॉर्निंग वॉक करें, जल ज़्यादा सेवन करें और खान पान रखें ताकि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकें। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारी हवा, जहाँ हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, वो स्वच्छ हो, जिस जल का सेवन कर रहे हैं वो कीटाणु रहित हो, और जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो प्राकृतिक तरीके से पैदा किया गया हो, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और बाकी हमारा प्रयास तो जारी ही रहता है स्वस्थ रखने के लिए। अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं, हड्डी रोग। तो अगर हम महिलाओं की बात करें, सामान्य तौर पे महिलाएं और पुरुष अलग अलग नहीं होते हैं हड्डी रोगों में, लेकिन फिर भी अगर हम महिलाओं को केंद्र में रखकर बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? आपने जैसे कहा कि महिलाओं और पुरुषों में कोई हड्डी रोग अलग नहीं होता, मैं इससे थोड़ा सा भिन्नमति रखता हूँ जी। महिलाओं का और पुरुषों का जो शारीरिक संरचना है, जो एनाटॉमी है, वो काफ़ी हद तक अलग अलग है। साथ में इसमें हार्मोन्स का भी काफ़ी रोल रहता है। तो इस वजह से महिलाओं में कुछ बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं, पुरुषों में कुछ बीमारियां नहीं होती हैं या कम कॉमन है। जहाँ तक फ्रैक्चर और चोट लगने की बात है, उसमें हम ज़रूर एक जैसे हैं, क्योंकि चोट लगने पे दोनों को ही दर्द होगा, दोनों की हड्डियां टूटेंगी। ज़रूर महिलाओं की हड्डियां आज के परिवेश में पुरुषों के तुलना में अगर देखा जाए तो थोड़ी कमज़ोर रहती हैं। और जहाँ तक रही बात कॉमन बीमारियों की जो महिलाओं में हम लोग क्लिनिक में देखते हैं, वो उनमें से कुछ है, जैसे प्लांटर फेशियाटिस हो गया। ये महिलाओं में ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। प्लांटर फेशियाटिस जो है एड़ी में दर्द की बीमारी है। यूजुअली 20 से 40 वर्ष के उम्र के बीच में ये पाई जाती है।
और दूसरा बीमारी जो महिलाओं में काफ़ी कॉमन है वो फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं या पेरी आर्थराइटिस शोल्डर बोलते हैं, जिसमें जो कंधा है वो जाम हो जाता है, अकड़ जाता है। तीसरी बीमारी जो बहुत कॉमन है वो न्यूरोमा की है। पैर में हमारे अचानक से दर्द शुरू हो जाता है महिलाओं के, खास करके तीसरे और चौथे उंगलियों के बीच में। तो उस वजह से भी जो है न्यूरोमा जो है वो नर्व एंडिंग का स्वेलिंग है, एक तरह से सूजन है, जो कि महिलाओं में कॉमन है। चौथा बीमारी जो है महिलाओं के अंगूठे में, अंगूठे का जो बेस है, तल है, जहाँ पे वो हमारे कलाई से जुड़ती है, वहाँ के जो जॉइंट है उसमें अर्ली स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है। हम लोग मानते हैं कि ईस्ट्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ईस्ट्रोजन के कारण जो है महिलाओं का शरीर थोड़ा लचीला रहता है, जोड़ थोड़े ज़्यादा लचीले होते हैं, इस वजह से जोड़ घिस जल्दी जाते हैं। और बाकी ऑस्टियोपोरोसिस जो है महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब हमारे देश में तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी माना जाता है 30% महिलाएं जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार हैं। तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं महिलाओं में। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ज़्यादा ही हड्डी रोग की समस्या देखने को मिलती है, और इसका कारण है हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में देखा जाता है कि किशोरावस्था में कदम रखते ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे ही जैसे वो प्रौढ़ावस्था में कदम रखती हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसकी वजह से हड्डी रोग जो है वो ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। अब हम इन बीमारियों को एक एक करके उनके लक्षण, कारण और इलाज के साथ देखेंगे। अगर हम सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हम कैसे जानें कि हाँ हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसमें कौन से लक्षण नज़र आएंगे, उसका कारण क्या है, और अगर इलाज की बात करें तो उसका इलाज क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली एक बीमारी है हड्डियों की, जहाँ पे हड्डी की जो डेंसिटी है, जो उसकी घनता है, घनत्व है, वो कम हो जाती है। ऐसे हमारा हड्डी एक स्पॉन्ज की तरह है, बिल्कुल जालीदार है वो अंदर से, उसमें अंदर में खून का सप्लाई है, सब कुछ है, पर वो जब जालियों का जो छेद है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, अंदर से कैल्शियम और मिनरल्स मोबिलाइज होकर ब्लड में चले जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस के जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है कि जोड़ों में दर्द स्टार्ट होना, और दूसरा है कि थोड़े से चोट लगने पे, हल्के से गिर जाने पे हमारे हड्डियों का टूट जाना। जी हाँ। और अक्सर हम लोग देखते हैं अपने क्लिनिक में कि महिलाएं आती हैं, बोलती हैं कि हम गिर गए और टूट गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई, या ज़्यादातर ऐसा होता है। जी हाँ, मतलब 60 साल के ऊपर की महिलाएं जब आती हैं तो उन लोगों का ये शिकायत रहता है कि हम कुछ नहीं, बस घूम रहे थे, पैर फिसल गया और वो गिर के टूट गया। जी। दूसरा देखने को मिलता है कि जो कलाई की हड्डी है, रेडियस जिसे बोलते हैं, उसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तीसरा, कई बार अचानक से पीठ में दर्द आ गया, हल्का सा झटका लगा, बाइक पे जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, झटका लगा और तब से दर्द आ गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। एक्सरे कराने पे पता चलता है कि जो हमारा वर्टिब्रल बॉडी है उसमें 1 या 2 फ्रैक्चर उसमें भी आ गया है। तो ये 3 लक्षण हैं जो कि टूटने के बाद हमें दिखता है। बाकी जो मैं बोला कि जोड़ में दर्द स्टार्ट हो जाना या हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाना, ये कॉमन लक्षण होता है। और इसके इलाज की जहाँ तक बात है तो ऑस्टियोपोरोसिस के हो जाने के बाद इसका इलाज संभव नहीं है, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो इसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के पहले हम लोग इसको रोकथाम करें। हम लोग को रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेट बेरिंग एक्सरसाइज से मतलब है कि हड्डियों पे जोर पड़ना चाहिए, उस पर दाब पड़ना चाहिए, जैसे कि रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया। अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे हड्डियों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, हम अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो हड्डियों पे जोर नहीं पड़ रहा। पर अगर हम जॉगिंग करते हैं तो शरीर का वजन हमारे घुटनों से, कूल्हे से, हर जगह से पार हो रहा है। तो वेट बेरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के यहाँ मतलब दूध के जगह आजकल चाय ने प्रचलन पकड़ लिया है बहुत ज़्यादा। थोड़े अगर हम लोग हायर क्लास में चले जाएं तो कॉफ़ी का प्रचलन है, लेकिन
कॉफ़ी कुछ मात्रा में, चाय कुछ मात्रा में ब्रेन के लिए और बॉडी के बाकी टिश्यूज़ के लिए अच्छा माना जाता है, बट हायर डोज में कैफ़ीन हमेशा से हड्डी को कमज़ोर करता आया है। ये बहुत सारे रिसर्च में है। तो कॉफ़ी चाय का प्रयोग कम करना है। दूसरा है कि तंबाकू का प्रयोग हम लोगों को कम करना है। अक्सर गांव में महिलाओं में देखा जाता है बीड़ी पीने का, तंबाकू खाने का, हाँ। उन लोगों में प्रचलन रहता है। और कैंसर और इन सब बीमारियों के अलावे हड्डी को भी तंबाकू कमज़ोर करता है, तो उसको लेना हानिकारक है। तीसरा जो है, हम लोगों के आदिवासी समाज में देखा गया है कि महिला वर्ग में भी हड़िया पीने का हाँ, या अल्कोहल लेने का प्रचलन है, जो कि गलत है, क्योंकि अल्कोहल भी जो है वो हड्डियों में जाके हड्डियों को कमज़ोर करता है। वो दोनों तरह से कमज़ोर करता है। एक तो आप उसके नशे में आप काम नहीं करते हैं या कमज़ोरी आती है, दूसरा कि उसका जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस कराता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। पौष्टिक आहार में ज़रूरी नहीं कि हम महंगी चीज़ें खाएं। जो भी सीज़न की फ्रूट्स हैं, जो ताज़ी एकदम फ्रूट्स हैं, उनको आप खा सकते हैं। आप सोयाबीन की बरी खा सकते हैं, जो बिल्कुल भी चीप रेट में मिल जाता है। आप दूध के साथ केला ले सकते हैं, केला साल भर मिलता है और बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, मिनरल्स का। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के तरीके हैं। जी जी जी। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, आज तो आधुनिक समाज में भी देखा जाता है कि महिलाएं धड़ल्ले से धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को जाने बगैर, उसका दुष्प्रभाव क्या उनके शरीर पर पड़ेगा, क्या उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, उसके बारे में नहीं सोचती हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि खान पान में महंगी चीज़ें ही पौष्टिक नहीं होती हैं, कुछ घरेलू चीज़ें भी जो हैं वो पौष्टिक होती हैं। और आपने बताया कि सोयाबीन की बड़ी जो बहुत आसानी से, बहुत कम दाम में हर जगह उपलब्ध है, उसका सेवन करने से दाल में भी प्रोटीन आपको बहुत अधिक मिल जाएगी, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही सही है, अच्छी है। अगर सहजन की बात करें, सहजन भी खा सकते हैं, हरी सब्जियों में बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। सहजन के तो आजकल बहुत सारे बाकी भी गुण बताए जाते हैं। आयुर्वेद में तो सहजन को बहुत अच्छा माना जाता है, खास करके महिलाओं में, खास करके जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, बीपी कंट्रोल में भी उसका रोल माना जा रहा है। और अभी तो हम लोग एलोपैथी में भी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं सहजन को लेकर कि क्या सहजन लेने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव, महिलाओं के स्वास्थ्य में विशेष करके माना जाता है। सहजन और सोयाबीन को कि इसमें नेचुरली फाइटो हार्मोन्स मिलते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन से मिलते जुलते हैं, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये बात हो गई ऑस्टियोपोरोसिस की। लेकिन कई बार होता है कि जैसे कि घुटने की जो कार्टिलेज है वो उसका घिस जाना, कभी होता है हड्डियों का बढ़ जाना, कहीं होता है हड्डियों का घिस जाना। ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, ये भी बहुत कॉमन हो गई हैं इस तरह की समस्याएं। और पहले तो होता था 40 के बाद ये समस्याएं आती थी, अब तो कम उम्र की भी महिलाओं में, लड़कियों में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो उसका कारण क्या है? उसके लिए क्या हमारा रहन सहन, हमारे बैठने उठने का ढंग, ये भी क्या प्रभावित करता है? बिल्कुल मैम, ये सवाल ऐसे सुनने में छोटा है पर ये बहुत गहराई वाला सवाल है। रहन सहन से अगर हम आज के दौर में बात करें तो सबके हाथ में एक मोबाइल है, किसी किसी के हाथ में 2 मोबाइल भी है। तो ये मोबाइल एक बहुत बड़ा जंजाल है, इसमें आप फंस जाते हैं और आप इससे निकल नहीं पाते। कुछ नहीं है, फ्री समय में आप बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बाहर जाते थे, खेलते थे। जी हाँ। और खेल कूद करने से, दौड़ने भागने से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता था। मतलब बच्चियां भी जो थीं उस ज़माने में पेड़ चढ़ती थी, दौड़ने वाले खेल खेलती थी। आज के युग में तो लड़कियों को छोड़िए, लड़के भी बाहर नहीं निकलते। बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि बाहर निकल के मैदान में जाकर खेलते हैं। अक्सर बच्चे तो फ़ोन में ही फुटबॉल और क्रिकेट खेल लेते हैं। तो ये एक तरह से
जो हमारे शरीर को जो श्रम करने के लिए बना है, डिज़ाइंड है, उसको हम लोग एक तरह से बिगाड़ रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि हम लोगों का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है। और जहाँ तक रही बात लाइफस्टाइल सुधारने की, बैठने उठने का तरीका सुधारने की, और इसको तो ज़रूर करना चाहिए। और आज आपको समझ में नहीं आता जब तक बॉडी हमारा यंग है, शरीर जो है उसकी क्षमता है कि वो खुद को रिपेयर कर ले रहा है, तो समझ में नहीं आता। बट 40 के बाद या 45 के बाद धीरे धीरे जब शरीर का विघटन चालू होता है, तो फिर हम लोग को लगता है कि नहीं, ये नहीं करके हम लोगों को उस समय से ध्यान दिए होते तो अच्छा रहता। तो मैं तो सभी महिलाओं को, चाहे वो युवतियां हों या फिर वो बच्चियां हों, मैं सबको बोलूँगा कि खान पान में आप नाक बंद करके थोड़े दूर अपने इच्छा आकांक्षाओं को मार के सुबह शाम एक एक गिलास दूध ज़रूर पिएं। जो मौसमी फल है उसको ज़रूर खाएं, और दिन में कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलें। इतना भी अगर आप रेगुलर करती हैं तो आप लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। जी। घुटनों की दर्द के बारे में बात करना चाहेंगे? घुटनों के दर्द के बारे में बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जब बच्चा बढ़ रहा होता है, उसी समय जैसा उसका कार्टिलेज का लोड उस पर पड़ता है, शरीर का वजन उस कार्टिलेज पे पड़ता है, उस हिसाब से कार्टिलेज मजबूत होता है, उस हिसाब से कार्टिलेज अपना स्ट्रेंथ हासिल करता है। तो कार्टिलेज को मजबूत करने का इसका मतलब तरीका है कि बचपन में हम ज़रूर खेले कूदे, जितना दौड़ेंगे, जितना भागेंगे, जितना खेलेंगे, उतना हमारा जोड़ और शरीर मजबूत होता रहेगा। और हम उस पर कभी लोड ही नहीं दिए तो शरीर भी जो है, डार्विन का थ्योरी था कि डिसयूज एट्रोफी, मतलब अगर हम जिम जाते हैं तो हमारा बॉडी बनता है, फूल जाता है, हम सुडौल दिखते हैं, लेकिन जिम जाना छोड़ देते हैं तो 6 महीने के अंदर शरीर का विघटन हो जाता है, हम वापस पहले की तरह दिखने लगते हैं। तो जब डिसयूज़ होता है तो हम घुटने भी यूज़ करेंगे जितना, तो उतना वो मजबूत रहेगा। और ये सबसे उचित उम्र होता है 5 साल से लेके 25 साल तक का, जब आपके पास वक्त भी होता है, आप कॉलेज स्कूल में हैं, आप जाके दौड़ भाग कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। तो ज़रूर से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जितना दौड़े भागे उतना अच्छा है, घुटने मजबूत होंगे। अब जो 25 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग कहते हैं कि क्लोज चेन स्टैटिक एक्सरसाइजेज आप घुटनों का, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का कर सकते हैं, उससे घुटने थोड़े मजबूत रहेंगे। घुटनों को मांसपेशियों का जितना सपोर्ट रहेगा, कार्टिलेज उतना कम घिसेगा, जितना कार्टिलेज कम घिसेगा उतना आपका बुढ़ापा स्वस्थ और हंसता हुआ रहेगा। जी। क्या वज़न जो है, बढ़ता वज़न भी हमें हड्डी रोग की तरफ धकेलता है? बिल्कुल, बढ़ता वज़न तो आज के डेट में एक महामारी है, ओबेसिटी जो है। जी, सबसे बड़ी समस्या है। मतलब कोरोना से बड़ी पैंडेमिक है। भले इसका असर हम लोगों को ऐसा तुरंत में नहीं दिखता है, लेकिन ओबेसिटी जो है बिल्कुल हमारे जीवन की हर शैली, हर स्तर पे और हर कार्य पे इसको क्षति पहुंचाता है। एक मोटा इंसान जो है, मोटा व्यक्ति, वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता, वो बैठा रहता है, खाना खाता रहता है और वज़न बढ़ता चला जाता है। वज़न बढ़ने से उसके जोड़ों पे भी वेट लोड बढ़ रहा है, उसके शरीर की मांसपेशियों की भी कमज़ोरी आ रही है, और सबसे बड़ी बात है उसको कार्डियक डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, या स्ट्रोक के लिए बहुत ससेप्टेबल है। पहले हम लोग कभी नहीं सुनते थे कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होता है। आजकल तो हम लोग 18 साल 17 साल में भी हार्ट अटैक्स देखने लगे हैं। इसका सीधा कारण ओबेसिटी है, वज़न बढ़ना है। जी। अब हमारे दर्शकों को स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताइए। स्पॉन्डिलाइटिस आमतौर पे हम लोग बोलचाल में गर्दन से लेके कमर तक के किसी भी दर्द को हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस का एक नाम दे देते हैं कि हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पॉन्डिलाइटिस ही हो, और उसमें बहुत सारी कारणें हो सकती हैं ये दर्द का। सबसे पहला कारण हो सकता है पोस्चर हमारा गलत हो, हमारा बैठने का तरीका गलत है, उस वजह से है। दूसरा कारण है कि हम काफ़ी देर तक गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, जैसा कि आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं कि हर समय पुस्तकों में घुसे रहते हैं।
तीसरा है कि जो मोबाइल है, हम हर जी। वक्त हाथ में मोबाइल लेके देख रहे हैं, तो वो भी एक स्पॉन्डिलाइटिस का कारण है। मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन उसमें आ सकता है, जी, जी। सर्वाइकल रीजन का पेन आ सकता है। हमारे बैठने का तरीका चेंज हो गया है, आजकल हम सोफ़े में बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, तो लेटे लेटे हमारे पीठ की मसल्स भी कमज़ोर हो रही हैं। तो ये सारे दर्द हैं जिसको कि आम बोलचाल में हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम दे देते हैं, जी। पर ज़रूरी नहीं है कि ये स्पॉन्डिलाइटिस ही हो। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को अपना पोस्चर सुधारना चाहिए। पोस्चर सुधार के दूसरा, गद्दे का जो क्वालिटी है, मैट्रेस का जो क्वालिटी है, उसको सुधारना चाहिए। ज़रूरी नहीं महंगा गद्दा ही अच्छा हो हेल्थ के लिए। जो पुराना जो हम लोगों का ट्रेडिशनल जो रुई का गद्दा है वो भी अच्छा माना जाता है। जी। फ्लैट सरफेस में सोना चाहिए, स्प्रिंग वाले बेड में या गद्दे में नहीं सोना चाहिए, वो स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम लोगों को करना चाहिए, खास करके सूर्य नमस्कार को हम लोग मानते हैं कि बैक पेन के बहुत सारे कारणों को वो ठीक करता है। तो एक सूर्य नमस्कार और एक भुजंगासन, जी, जी। तो इनको हम करके देख सकते हैं, इससे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा। उसमें क्या लक्षण नज़र आते हैं, उसके बारे में भी अगर आप बतला देते तो हमारे दर्शक जो है वो उसकी पहचान कर पाते। जी, स्पॉन्डिलाइटिस का पहला लक्षण तो है कि दर्द होना। जी। बहुत देर तक बैठे तो दर्द हुआ, या हम बैठ के खड़े हुए तो हमारे कमर में दर्द हो गया, जी। या हर समय पीठ में कहीं ना कहीं एक दर्द, मीठा मीठा ही दर्द बना रह रहा हो, तो ये स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण है। और इसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि 1 साल से है, पर हम लोगों ने सोचा कि ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ, तब अब हम आए हैं इलाज जी कराने। हाँ, ये पर ज़्यादातर 1 देखा साल जाता तक, है। जी बिल्कुल, 1 साल तक इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने से ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। अक्सर 45 साल के उम्र तक में होने वाला पीठ का, गर्दन का या कमर का जो दर्द है, इसका मेजर रीजन मैकेनिकल होता है या फिर मसल वीकनेस होता है, मांसपेशियों का जो है कमज़ोरी होता है। जी। और ये बहुत आसानी से सिर्फ एक्सरसाइज करके ठीक हो जाता है। ना हमको महंगी दवाइयाँ खानी है, ना कुछ हमको फिजियोथेरेपी कराना है, बस मसल एक्सरसाइजेज हैं, बैक एक्सरसाइज हैं, उनको करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सही समय पे पकड़ लेने से ये बढ़ेगा ही नहीं, साल भर तक जाएगा ही नहीं। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए। जी। मतलब जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, अगले दिन खाना स्किप कभी नहीं करते, जी, जी। रोज़ घर साफ़ करते हैं, रोज़ नहाते हैं, उसी तरह रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेज होनी चाहिए कि वो स्किप ना हो, वो करते रहें, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जी, जी। प्राथमिक उपचार की बात कर लेते हैं। जब भी हम घर में गिर जाते हैं, और ये सामान्य होता है कि सीढ़ियों से फिसल गए या पाँव ऊपर नीचे पड़ गया तो मोच आ जाती है, या कभी बाथरूम में फिसल गए, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जहां पाँव फिसल गया, चोट लग गई, हाथ की कलाई में चोट लग गया, कंधे में चोट लग गया, बहुत तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो ऐसे में प्राथमिक उपचार क्या करें? जब तक आप घर में से डॉक्टर के पास तक जाते हैं, उस बीच में क्या करें? हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो होता है हॉट वाटर बैग, हम गर्म पानी का सेक करना शुरू कर देते हैं। तो ये हॉट वाटर बैग कितना सही है और किन किन अवस्थाओं में इसका प्रयोग करना चाहिए? हम लोगों का मानना है कि जब भी हम गिर गए हैं, चोट लग गई है, ताज़ा चोट है, तो वो तो खुद ही गर्म है। वो तो खुद वो जगह अगर आप छुएंगी तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल गर्म हो गया, हॉट हो गया है। अब उसको और आप गर्मी प्रदान करेंगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। जी। तो हमारा मानना है कि ताज़े चोट में, कभी भी इस तरह के चोट में स्लिप करके गिर गए, कभी भी गर्म से सेक नहीं करना है, उसको हमेशा आइसिंग करना है, आइस पैक्स लगाने हैं, ठंडे पानी से सेक करना है। ठंडे पानी से सेक करने से उस जगह का इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ने से क्या है कि हमारे दर्द में राहत हो जाता है और आप तुरंत महसूस करेंगे कि हम पहले से बेटर फील कर रहे हैं। डेफिनेटली जहाँ तक प्राथमिक उपचार की बात है, सब घर में कैलपॉल की या पैरासीटामोल की टैबलेट मिल जाती है। जी हाँ। बहुत सेफ दवाई है, 500 या 650 मिलीग्राम पावर की दवाई आप बिल्कुल खा सकते हैं।
उससे आपको बहुत राहत भी मिलेगा। और दूसरा जो हम कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर गिर गए और हाथ टूट गया या पाँव टूट गया, अब वो यहाँ से हिल रहा है, तो हम लोग एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लें, उसको फोल्ड करके 2 या 3 टुकड़े में करके 2 या 3 फोल्ड करके, जहाँ से शुरू है हाथ और जहाँ तक वो जोड़ है जी। बीच में अगर टूटा है तो उसको लगा के किसी पट्टी से जी हाँ। धीरे से बांधें, बहुत टाइट नहीं बांधना है। टाइट ज़्यादा बांधने से जो है फिर वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, तो उनका हाथ हिलना बंद हो जाएगा और दर्द में राहत भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और एक दूसरा चीज़ देखा गया है कि कुछ भी होता है तो हम लोग एक सोटने का एक ये है तेल कि लेके खींच दिए। जी हाँ। और पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा उंगली फोड़ दिए तो हम ठीक हो गया, खींच दिए तो बैठ गया, उन्होंने पकड़ के घुमा दिया। तो ये जी, जी। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जिनको एक्सपीरियंस है उनके हाथों में अगर वो खींच के बैठा के रिड्यूस कर देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक मतलब अंदाज से लोग होते हैं कि अब ग्राउंड में भी कभी खेलते वक्त जी, गिर जी। गए तो कोई आया बोला लाओ ना हम खींच के बैठा देते हैं, तो ये तरीका गलत है। जी, आप जी। उसको आइसिंग कीजिए, आप उसको बांध दीजिए उस जगह को आप, ताकि इमोबिलाइज हो जाए। उसके बाद डॉक्टरी सलाह ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर आनंद, आप हमारे बीच में आए और हड्डी रोग से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा।